नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 नवंबर को, इसी जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम डिस्कस करते हैं और ये आपके लिए थोड़ा-सा हेल्प मिलेगा आपके अदर परीक्षा में। हो सकता है आपका यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, वो क्वेश्चन आपका इसी तरीके से आए, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपसे है। तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट यहाँ पर हम चलेंगे क्वेश्चंस पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है। देखिए, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? ये देखिए हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने बताया भी है। सेंट्रल टेंडेंसी आपका मीन, मोड, मीडियन होता है, रेंज नहीं आएगा इसमें। क्या है? इसमें जो ऑप्शन है वो रेंज नहीं आएगा, ठीक है? इसमें जो ऑप्शन है आपका रेंज ये नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये आपका जो है, एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पर देखिए दूसरा है हु सेंड द फर्स्ट ईमेल। फर्स्ट ईमेल किसने भेजा था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा, यहाँ पे रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। कौन है? रेमंड। ऐसे यहाँ पर हु देखिए फर्स्ट ईमेल, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो आंसर जाएगा यहाँ पर ए है। हु सेंड द ईमेल किसने भेजा? टिम बर्नर्स ली ने भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जंक फूड ईमेल इज कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जंक ईमेल देखिए स्पैम है। क्या यहाँ पर इसका ऑप्शन स्पैम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड। यानी डिस्क और ट्रैक को ट्रैक मतलब कि इसको सेक्टर में बदलने के लिए, यानी इसको डिपार्ट में बदलने के लिए ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था? रेनॉल्ड बी जॉनसन ने किया था। किसने किया था? रेनॉल्ड बी जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गूगल स्कॉलर इज। देखिए गूगल स्कॉलर क्या होता है? वेब ब्राउज़र को गूगल स्कॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र को ही गूगल स्कॉलर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? बताइए, पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, ये किसने कहा है? तो देखिए ये जो है किसने कहा, ये हमारे जो आइंस्टीन साइंटिस्ट थे इन्होंने कहा था कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट वाज इनिशिएटेड। चिपको आंदोलन किसके द्वारा है? आप सबको पता आंसर सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? अब देखिए यहाँ पर जन्म दर है, मृत्यु दर है, लिंगानुपात है, लेकिन स्तर विन्यास स्ट्रैटिफिकेशन इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? यानी यहाँ पर नहीं होता है, तो पुर्तगाल है। क्या है यहाँ पर? पुर्तगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि मीजोस्फीयर वायुमंडल की जो मंडल परत होती है धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली हुई है? तो 50 से 85 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में समुद्री जो है पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रसिद्ध सित्तन वाशल की गुफाएं निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सम्राट समुद्रगुप्त के काल में से कौन कांचीपुरम का शासक था? तो यहाँ पर जो आएगा विष्णुगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है? तो साइलेंट वैली आपका केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुगल शासक शाह आलम द्वारा अर्सलान जंग की उपाधि किसको किसको दी गई थी? एंटोनी पोलियर को दी गई थी। यहाँ पे जो माना है, इस आंसर को माना है किसको? एंटोनी पोलियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जूट। देखिए यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। तो ये ऑप्शन देखिए जूट, चाय, रबड़ और गन्ना। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा ए पहला जाएगा ए का 3, यानी जूट जो है पश्चिम बंगाल में होता है। जूट आपका पश्चिम बंगाल में होता है।
चाय आपका केरल में होता है, सॉरी चाय आपका असम में होता है, रबड़ आपका केरल में होता है और गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको टिक किया है और इसको आयोग ने भी यही माना है। अब है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग है। क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट है, हमारी समाजी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? तो ये हमारा मूल कर्तव्य का है। क्या है? मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस वाद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेषित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निषेध तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? तो ये जो है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, इससे संबंधित है ये। भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? तो ये आपका वसा के पाचन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, समृद्धि एक्सप्रेसवे बिलोंग टू, यानी समृद्धि योजना कहाँ से संबंधित है? ये महाराष्ट्र की है, समृद्धि एक्सप्रेस बिलोंग टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश राज्य ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया। द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? W.V. रमन है द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है, सांख्यिकी में व्यक्ति की आय का एक उदाहरण है सतत चर है। क्या है? कंटिन्यूअस है, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। ये आपका चर कितने प्रकार के होते हैं? यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन क्या होगा? 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण, जो माइक्रो टीचिंग आपके बीएड में कराई जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता और वैधता दोनों होता है। अब आपका होम साइंस पे आते हैं। होम साइंस क्वेश्चंस पे आपसे डिस्कस होगा। निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 है। यहाँ पे जो आंसर है, यानी यहाँ सेल्फ सर्विस की बातें बता रहा है, यानी इसमें कौन सा करेक्ट है? तो स्वयं सेवा एक औपचारिक प्रकार की सेवा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ हम किसी भी तरीके से भोजन को सर्व करते हैं। इसमें भोजन उपभोक्ता काउंटर मेज पर जाकर स्वयं लेता है। देखिए ये आंसर सही है आपका। तीसरा आपका है, यह बुफे द कैफेटेरिया शैली हो सकती है, क्योंकि बफर सिस्टम में क्या हम स्वयं जाकर के भोजन को लेते हैं। ठीक है, ये आंसर जो है दूसरा और तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिनके लिए भोजन तैयार किया जा रहा है उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण की सुरक्षा और उन्नत करने में सफाई और स्वच्छता की मुख्य भूमिका होती है। देखिए ये भी है आपका। इसमें अब इसमें कह रहा है दूसरा कि सुरक्षा से आशय है कार्य के दौरान ऐसी परिस्थिति उपलब्ध करना जो दुर्घटना और चोट से सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। यानी इसमें जो ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। यानी जिसके लिए भोजन तैयार किया जा रहा है क्या हो, स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा से सही हो। ठीक है, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, इसकी अहम भूमिका होती है। और इसमें सुरक्षा से आशय कार्य के दौरान ऐसी परिस्थिति उपलब्ध करना कि जो दुर्घटना और चोट से सुरक्षा प्रदान कर सके। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, सभी सेवा इकाइयों के लिए केंद्रीकृत खरीद की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका जो कमिश्नरी फूड सिस्टम है, यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब होता है। कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम क्या होता है? देखिए यहाँ पर फूड इज़ प्रिपेयर्ड, यानी फूड को एक जगह पर तैयार किया जाता है। देखिए मैंने इसकी डिफिनीशन में लिखा है कि फूड को एक जगह पर सेंट्रली तैयार किया जाता है, देखिए एक प्लेस पर, बट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेवरल रिमोट एरियाज़ में। इसी को कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम कहते हैं, कि तैयार होता है एक जगह पर और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेवरल सिस्टम पे, यानी सेवरल रिमोट एरियाज में इसको किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखिए सभी सेवा इकाइयों के लिए केंद्रीकृत खरीद की जाती है, बिल्कुल एक जगह पर है। दूसरा आपका भोजन उपग्रह सेवागत इकाइयों में पहुँचाया जाता है, बिल्कुल सही है। सैटेलाइट सर्विसिंग यूनिट होता है ये, ट्रांसपोर्ट यानी अलग जगह पर रिमोट एरिया पे भेजा जाता है। और इसमें देखिए सभी सुविधा और तैयार खाद्य पदार्थ इकट्ठी खरीद और पहुँच जाते नहीं, हमने यहाँ पे बताया आपको सेंट्रल सेंटर्ड होता है और भेजा जाता है अलग अलग एरियाज में। चौथा यहाँ पे खरीद खुद की इकाई के लिए होता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा पहला दूसरा चौथा होगा, पांचवा नहीं होगा, कि केंद्रीय उत्पादन रसोई सेवा इकाइयों से अलग इमारत में है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी की थी आपसे कि इसका जो आंसर होगा साइक्लिक मेनू, और मैंने आपको एक शब्द याद रखने के लिए कहा था, साइक्लिक मतलब चॉइस ऑफ मेनू। आला कार्ट, सॉरी, साइक्लिक मेनू क्या होता है? जो क्या होता है? जो चलता रहता है,
अब इसमें चलता रहता है क्या यहाँ पे, देखिए जेल, हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, साइकिलिंग मेनू चलता है, सोम मंगल बुध इस तरह से। आला कार्ड मतलब चॉइस मेनू, और टेबल डी हॉट हॉट मतलब सेट मेनू, और सेक्रेट मेनू जिसका जो अवेलेबल ना हो, फूड आइटम्स नॉट अवेलेबल इन होटल में नहीं होता है सेक्रेट मेनू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निसंधता नामक रोग किस पोषण की कमी से होता है, तो देखिए नेक्टोलोपिया अंग्रेजी में, यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ये क्या होता है, आँखों का कार्निया सूख जाता है, ठीक है, आँखों की जो कार्निया होती है वो सूख जाती है, आई बॉल धुंधला हो जाता है और मटमैला सा दिखाई देने लगता है। इसी कंडीशन को हम नेक्टोलोपिया कहते हैं, यानी निशानता आपका क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। अब नर्सरी स्कूल के बाहरी खेल के मैदान में प्रति बच्चा न्यूनतम खेलने की जगह कितना होती है, 2 वर्ग मीटर होती है, लेकिन इसका डिटेल अभी हम नहीं पाए। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्ण पृथक्करण शिक्षा का उदाहरण क्या है, आवासीय विद्यालय योजना। देखिए SEN, ये देखिए SEN आपका है, यानी स्पेशल एजुकेशन नीड्स जिसको बोलते हैं। द वे टू डिफ्रेंशिएट एंड सेपरेट चिल्ड्रेन ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिसेबिलिटी, यानी उनकी डिसेबिलिटी जैसी उनकी निसंगता रहेगी, जैसे उनकी दिव्यांगता रहेगी, उसी के आधार पर उनको एजुकेशन अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट तरीके से दिया जाता है, इसी को ही SEN कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो SEN है, सेग्रेटेड एजुकेशन होता है, ये आवासीय विद्यालय योजना से रिलेटेड है, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 38 आपका है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी, ठीक है। AAT क्या है, ठीक है, और इसके बाद FTC क्या है, टेपिया क्या है, ASTM क्या है, ये सब हम बताएंगे आपको डिटेल में इसको। लेकिन इसका जो उत्तर आप जाने रहिए कि ये फेयर होता है, यानी किसी के भेदभाव के पे नहीं रहता है। ट्रेड मतलब कि जो व्यापार होता है ईमानदारी से हो, सही तरीके से हो, अनफेयर हो, मतलब किसी के पक्ष में ना हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है योजना कि अनुचित या भ्रामक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए जो जिम्मेदार संगठन है वो आपका FTC है, यानी फेडरल ट्रेड कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ कलर ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ फैब्रिक मेड फ्रॉम प्रोटीन फाइबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। तो देखिए प्रोटीन रेशो से बने कपड़े को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए सिरके का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिरके का प्रयोग करते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में वैसे पत्ती कौन सा प्राप्त रेशा होता है, ये पाम है, यानी पत्ती से देखा होगा आपने, जो कोकोनट का जो होते वो होता है, कोकोनट का जो ट्री होता है वही हमारा क्या होता है, वो पाम होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से पत्ती से कौन सा प्राप्त होता है, वो पाम है, ठीक है। बीज फाइबर इज विथ सीड, जिससे सीड से मिलता है आपका कॉटन होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉटन होगा जो सीड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सिलाई मशीन में कहाँ पर बॉबिन लगाई जाती है, तो दोलन हुक होता है जिसको नीचे से होता है आपका ऑसिलेटिंग। एक अक्सर क्वेश्चन आपका आता है, याद रख लेना, इसको रट लेना कि सिलाई मशीन में कहाँ पर बॉबिन लगाई जाती है, दोलन हुक में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गंधक रंजक का प्रयोग मुख्य रूप से किसे रंगने के लिए किया जाता है, तो वनस्पतिक रेशों को रंगने के लिए गंधक रंग का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पोटेशियम पर मैग्नेट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और पोटेशियम पर मैग्नेट और सोडियम पर बोरेट, ये सब क्या होते हैं, ये सब ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जिनका ब्लीच करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये हमारे ब्लीचिंग एजेंट है। नेक्स्ट हमारा है, लोगों को उनकी मौद्रिक और वास्तविक आय का उपयोग करने से जो संतोष प्राप्त होता है वो मानसिक आय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये NCSB क्या है, यहाँ क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। देखिए NCSB का यहाँ पे फुल फॉर्म है नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेस। अब देखिए नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेस होता है, ये काम क्या करता है, देखिए ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, ये इससे रिलेटेड, जैसे कोई शॉपकीपर है, कोई सब्जी की दुकान, कोई फल का दुकान, कोई वेंडर जो रोड पे लेकर के बेचते हैं, जो रिपेयर का काम करते हैं, ये सारे आपके किस में आते हैं, नॉन कॉरपोरेट में आते हैं, नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट का है, ये देखिए क्वेश्चंस भी आपका है कि कौन कौन सा किससे मैच है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन। ये देखिए जो आपका वर्टिकल लाइन होता है ये हमारा गौरव और मर्यादा को बताने का काम करता है, डिग्निटी, और जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये रेस्पेक्टफुल बताने का काम करता है, डायगोनल लाइन गति को बताता है, और स्ट्रेट लाइन रिजिड यानी एकदम कठोर होने का काम करता है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 क्वेश्चन हमारा है, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है इसके अंतर्गत विशेष तरीके से योजना नियंत्रण तथा मूल्यांकन सम्मिलित होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको आपको कथन और कारण का क्वेश्चन है, परिवार में व्यक्ति के विकास और प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए यहाँ पर
ए सही है, लेकिन आर जो है सही वर्णन नहीं करता है ए का, यानी ये तो सही है आपका, लगभग दोनों दोनों चीज़ें सही है, ये बी भी सही है, लेकिन अब यहाँ पर अभिकथन है। अब इसका कारण यहाँ डिटेल करना है, तो ये इसका ऑप्शन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रबंधन से प्रक्रिया जिसमें आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन परिवार में व्यक्ति के विकास में प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका, ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर इससे इस लाइन से डिस्कस नहीं हो पाता है, यानी इसको डिटेल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आपका देखिए, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो शक्तिकांत दास है। द वर्ड एर्गोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द लैंग्वेज, क्या है, ग्रीक लैंग्वेज है, यानी जो एर्गोनॉमिक शब्द लिया गया है किससे लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, प्राइमरी कंटेनर, सेकेंडरी कंटेनर। देखो ये क्वेश्चन आपका आया था, ये हमारे लिए एक नया क्वेश्चन था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी और हर्मिट सील्ड कंटेनर होते हैं। अब देखिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है। जो प्राइमरी कंटेनर जो ऊपर से जो जैसे रैपिंग करते हैं, कोई चीज़ पैक करते हैं, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हम पैक करते हैं। अब यहाँ पे यह प्राइमरी कंटेनर, प्राइमरी जो कंटेनर होता है, यहाँ पर देखिए भोज्य पदार्थों के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। ये हमारी क्या होती है, प्राइमरी, यानी जो फूड हम रखते हैं उसके संपर्क में जो पन्नी होती है, जो पैक्ड होता है, वो प्राइमरी कंटेनर कहलाता है। ये देखिए आपके जो बेवरेज होते हैं, मेडिसिन होती हैं, जो बेवरेज होती है मेडिसिन में, ये क्या होते हैं, उसमें प्राइमरी कंटेनर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मेडिसिन की जो दवा होती है, जो ऊपर की रैप होती है, वो क्या है, उसी से डायरेक्ट टच में रहता है आपकी दवा, तो ये आपका है मेडिसिन में। और बेवरेज जो पीने वाली चीज़ होती है, उसी डायरेक्ट रैप में होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी कंटेनर में आता है, जिससे हम रैप करते हैं, पैक करते हैं। दूसरी वाला देखिए, यहाँ पे ब्रांडिंग करते हैं, जब चीज़ डिस्प्ले करते हैं, यानी जो देखने में सुंदर लगे। अब देखिए यहाँ पर बाहरी डिब्बा जो कई पात्रों को संभालता है, यानी उसमें सब चीज़ें जो लिखते हैं कि कितना है, क्या है, सारी चीज़ों को वहाँ पे लिखते हैं, वो द्वितीय पात्र में आएगा। तृतीय कंटेनर होता है, जिसको हम टर्टरी कंटेनर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए नौ परिवहन इकाई में कई द्वितीय गत्तों का इकट्ठा समूहबद्ध किया जाता है, यानी ये जो टर्टरी का करते हैं, जो शिपिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, शिपिंग यूनिट में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, टर्टरी कंटेनर का। और जो हर्मिट सील्ड होती है, समुद्रित पात्र इसको बोलते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा, ये वैक्यूम और दवा पैकिंग के लिए आवश्यक होता है, यानी जो हम एल्युमिनियम या प्लास्टिक या ग्लास से पैक करते हैं किसी चीज़ों को, एल्युमिनियम से, प्लास्टिक से, ये किस में आते हैं, ये आपका हर्मेटिक सील्ड में आते हैं। तो देखिए मैंने सारे पॉइंट को यहाँ पर डिटेल भी आपके लिए कर दिया है, जिससे आप पॉइंट को समझ सकें। यानी ये पैक करने का एक तरीका होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी और हर्मेटिक। अब यहाँ पे टू ब्रिंग फुलनेस इन क्लॉथ्स। अब देखिए कपड़ों में फुलनेस कैसे आती है, उभारपन कैसे आता है, डार्ट से, टक्स से, और इसमें आपका देखिए यहाँ पर डार्ट से आता है, टक्स से आता है और प्लीट्स से आता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया है स्मोकिंग, तो ये आपका स्मोकिंग से भी आता है। ठीक है, स्मोकिंग से भी यहाँ पर आप देखिए फ्रिल है, गिदर से, या लिख लीजिएगा अलग से इसको। फुलनेस किससे किससे लाया जा सकता है, डार्ट्स, टक्स, प्लीट्स, गिदर्स, स्ट्रिंग और गोर्स और फ्रिल्स, गेदर्स, ये सारी चीज़ों से हम फुलनेस लाते हैं। अब यहाँ पर आपका जो हनी कम शब्द दिया है, ये आपकी बुनाई में आता है, इसमें नहीं आता है, तो याद रखना। स्मोकिंग भी एक तरीके से क्या होता है, गैदरिंग करने का काम करता है, फैब्रिक को हाथ के द्वारा जो गैदरिंग करते हैं, जैसे हाथ से सुई की क्या करते हैं, सिकुड़ते जाते हैं कपड़े को, जिससे क्या होता है, उसमें डार्ट्स बन जाए, फुलनेस आ जाए। तो स्मोकिंग, डार्ट्स, प्लीट्स यहाँ है फुलनेस लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द क्लॉथ वीविंग, करने, कपड़े को बुनाई करने के लिए क्या है, इसका हिस्सा शेडिंग, पिकिंग, बेटनिंग, लेटिंग ऑफ, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वीव है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका और आसानी से कर सकते थे। सैटिन इज वार्प फेस, और सैटिन सब दिया हो वेफ्ट हो जाएगा, ये दोनों आप अच्छे से क्लियर कर लिया। अब आपका जैकेट आता है, जैकेट जो कोई ब्रोकेट के जो कपड़े होते हैं वो जैकेट में आते हैं। पाइल जो होता है कॉर्डराय में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका यहाँ पर क्लियर होगा। एक छोटी महिला को कपड़े कैसे पहनने चाहिए, ये सारे पॉइंट मैं मेरी वीडियो यदि आप देख रहे होंगे डेली, तो ये सारे क्वेश्चंस हम वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं, डेली हमारा डिस्कस होता है। लाइव क्लास में भी मैं डिस्कस करती हूँ, टॉपिक भी क्लियर करती हूँ और साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस होते हैं अदर सभी टॉपिक से। तो एक छोटी महिला को कपड़े कैसे पहनना चाहिए, वर्टिकल लाइन के, जिससे उसकी लंबाई ज़्यादा दिखे। टू रिमूव द स्टेन ऑफ पेंट, पेंट के धब्बे को कैसे दूर करेंगे, तारपीन के तेल से। निम्नलिखित में से कौन सा परिष्कृत आराम और बाद की देखभाल गुणों को बढ़ाने का काम करता है, यानी ऐसा कौन सा इसमें से परिसज्जा है जो आरामदेह और देखभाल करने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर है टिकाऊ, ड्यूरेबल, प्रेस हो, और दूसरा आपका है यहाँ पे जो ऑप्शन है दूसरा और तीसरा है,
यानी आपका ड्यूरेबल प्रेस है, और एंटी स्टैटिक हो। क्या है? एंटी स्टैटिक यानी विरोधी, यानी सिकुड़े ना कपड़ा। ठीक है, टिकाऊ प्रेस हो और विरोधी स्टैटिक हो, जो फिनिशिंग होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रस्तावित घर का सचित्र दृश्य को क्या कहा जाता है? पर्सपेक्टिव कहा जाता है। परिप्रेक्ष्य। अस्थायी तत्वों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। किसका सिद्धांत आवश्यकता का स्वप्निक संचार पर आधारित है? मैंने कल डिस्कस भी किया था। मैस्लो का नीड है, ये हायरार्किकल थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए सबसे पहले इनकी नीड क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड है। क्या है यहाँ की सबसे पहले इनकी नीड? देखिए यहाँ पर फिजियोलॉजिकल है यानी शारीरिक है, फिर इनकी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, फिर सोशल नीड होती है, फिर सेल्फ एस्टीम होता है यानी अपने लिए, और लास्ट में हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। ये थ्योरी मैंने बाल विकास में पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। अब है कौन सा समूह है जो छात्रों के शिक्षित समूह का चयन की, जो अलग अलग आईक्यू को दर्शाता है? देखिए तो 50 से 70 की जो आईक्यू है, ये एडुकेबल ग्रुप है, जिनको हम सिखा करके इनके एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं। तो ये कितना लेवल है? 50 से 70 के बीच में है। 90 तो नॉर्मल हो जाएगा, तो 50 से 70 है। ठीक है, खेल की क्रिया। अब देखिए यहाँ पर अभिकथन कारण का क्वेश्चन है। खेल क्रिया की संख्या उम्र के साथ घटती है। देखिए हम जो खेल खेलते थे पहले, आज वो खेल नहीं खेलते हैं, क्योंकि हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो जो हमारी खेल की एक्टिविटी होती है वो चेंज होती जाती है। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द और दे रहा है, दीवा स्वप्न। एक प्रकार का खेल है जिसमें न्यूनतम ऊर्जा खर्च होती है, समय व्यतीत करते हैं। तो देखिए जो दीवा स्वप्न है, ये बैठे बैठे ख्वाब देखने को हम दीवा स्वप्न कहते हैं। असंभावनाओं, जो हमें संभव है जो चीज़ें, उसकी हम कल्पनाएं करते हैं। तो ये पूरा पूरा ये गलत है। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है इसका सही वर्णन नहीं कर रहा है अभिकथन का। ये तो खेल क्रिया की उम्र के साथ बढ़ती है, लेकिन दीवा स्वप्न एक प्रकार का खेल है, लेकिन न्यूनतम ऊर्जा खर्च होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। समय व्यतीत करते हैं, लेकिन इसका जो उम्र के साथ घटती है, इससे अटैच नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा के विकास के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। तो पहला यहाँ पर क्या है? होलोफ्रेस्टिक है, दूसरा टेलीग्राफिक है, फिर इसके बाद आपका आता है प्राथमिक, जो यहाँ इसको मैंने बताया है आपका अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलने लगता है। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पर जटिल वाक्य बोलने लगता है। फिर लास्ट में लिंग्विस्टिक इंट्यूशन में आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस भी की हूँ। यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण आधुनिक लागू किया गया है। क्या है? 2012 में पॉक्सो एक्ट आया था। ये नाबालिग बच्चों के साथ छेड़खानी करना, रेप करना, इसके लिए है। और ये सेक्शन 35 में दिया गया है। ये जो है जमानत के लिए 60,000, 90,000, मतलब 1 लाख से ज़्यादा तक इस जमानत के लिए इतने दे सकते हैं, इसको छुड़ाने के लिए जमानत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने के विरोध में इसके लिए लाया गया है ये कानून। 2012 में आया। इसका नाम है पॉक्सो एक्ट, POCSO। ठीक है, अब यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था? न्यूजीलैंड था। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? आरोन बेक के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ही डिप्रेशन की थ्योरी दिया, और इन्होंने कहा कि कौन कौन सी इसकी निगेटिव चीज़ें होती हैं एडोलसेंस में, तो इन्होंने इसकी पहचान किया और उसको चेंज करने के लिए भी कार्य किया। किसने? आरोन बेक ने। आरोन बेक ने डिप्रेशन पे थ्योरी पे काम किया इन्होंने, और इन्होंने निगेटिव चीज़ें क्या होती है उसकी पहचान करना और उसमें परिवर्तन लाने के लिए काम किया था। ये कॉग्निटिव थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय आरोन बेक। ठीक है, अब है हिस्ट्री ऑफ होम साइंस एट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी वाज मेड इन ईयर ऑफ। देखिए 1932 में लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4H क्लब के संदर्भ में कौन सा 4H सही है? देखिए ऊपर से लीजिएगा, हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। अब पाठ्यक्रम एक समझने का माध्यम है। क्या है? मूल्य। यानी मूल्य को हम समझते हैं अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से, क्या क्या चीज़ें हमारे समाज में हैं, हमारे विचार में हैं, यानी सारी चीज़ें हम पाठ्यक्रम के माध्यम से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उसको अपनी सोसाइटी में फॉलो करते हैं। गुड़गांव जिले में पहली बार ग्रामीण उत्थान आंदोलन बड़े पैमाने पर किसके द्वारा शुरू किया गया था? FEL ब्रेन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। किसे? फ्रेंच वर्ड है। अब यहाँ पर है कि जो आपका वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1977 में, किससे तैयार किया गया था? अगर आ जाए फैमिली प्लानिंग कब, यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया? 1952 में आया। दोनों बातें याद रखना है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1977 में और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे है
response of audience is an important element in which model of communication, यानी किसके मॉडल में क्या दिया गया है, श्रोताओं की प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है किसके मॉडल में, लीगन्स मॉडल में। ठीक है, अब यहाँ पर है कोविड-19 के लिए जानकारी देने के लिए जो नंबर टोल फ्री है क्या है, 1075 है। अब देखिए हुनर हाट स्कीम जो है किस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, उस्ताद। उस्ताद क्या फुल फॉर्म याद कर लीजिए, अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर द डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए वाईफाई एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को टू एक्सचेंज डाटा यूजिंग रेडियो वेव। रेडियो वेव में चेंज करने का काम करता है वाईफाई। देखिए यह अब यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 70 पे चलते हैं। एपी डायस्कोप किस नाम से जाना जाता है, ओपेक प्रोजेक्टर के नाम से जाता है। एपी डायस्कोप जो अप्रत्यक्ष चीज़ों को, पारदर्शी चीज़ों को और अपारदर्शी चीज़ों दोनों को दिखाने का काम हमारा एपी डायस्कोप करता है। अरस्तु का संचार मॉडल क्या है, वक्ता, भाषण और श्रोता, यानी स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। अब देखिए संचार तंत्र में प्रतिपुष्टि का अंतिम लक्ष्य क्या है। सबसे पहले जानिए फीडबैक क्या होता है, यानी जो प्रोग्राम हो गया हो वो सेंडर जो होता है, जो रिसीवर होता है, ऑडियंस होता है, उससे रिस्पॉन्स लेने के लिए ये करता है। इसी को हम फीडबैक कहते हैं कि आपका प्रोग्राम कितना सफल रहा, कितना नहीं रहा, क्या कमियां थी, क्या थी, हर चीज़ों को जानने के लिए हम फीडबैक लेते हैं। देखिए फीडबैक क्यों लिया जाता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, टू इम्प्रूव द सिचुएशन। ठीक है, टू क्या सिचुएशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। पर्सन्स प्रेफर रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर, यानी इस रिसीवर के रिस्पॉन्स को लेने के लिए फीडबैक लिया जाता है। देखिए यही सेम क्वेश्चन आपका जीके में भी आया था, यही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी आया है, बस चेंज कर दिया है। अब देखिए इसमें से क्या है जो मेजर नहीं करता सेंट्रल टेंडेंसी को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं करता। मीन मोड मीडियम सेंट्रल टेंडेंसी रिलेटेड है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। अब है ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राप्त प्रक्रियाओं या उत्तरों को संख्यात्मक या संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उत्तरों या प्राप्त सूचनाओं को सीमित वर्गों में प्रस्तुत किया जा सके, सीमित वर्गों में प्रस्तुत किया जा सके। तो इसका देखिए जो आंसर होगा यहाँ पर संकेतीकरण होगा। क्या होगा यहाँ पर, संकेतीकरण होगा। क्या होगा, संकेतीकरण। संकेतीकरण की अंग्रेजी क्या होती है, कोडिंग में कर देते हैं जिससे बातें समझ में आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैचारिक ढांचे का नाम क्या है। तो देखिए हम जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिसर्च का तैयार करते हैं वो किस में आता है, रिसर्च डिज़ाइन में आता है। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन में हम डाटा का एनालिसिस करना, मेथोलॉजी तैयार करना, ये सब चीज़ें जिसमें करते हैं हमारा रिसर्च और डिज़ाइन होता है। सोशियोमेट्री वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जे.एल. मोरेनो। ठीक है, जे.एल. मोरेनो मेरोने, जिन्होंने, मैंने अभी जल्दी में इसको पढ़ाया भी है सोशियोमेट्री थ्योरी को भी। टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस हुज पर्पज टू नो हाउ विल इट हैपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखिए मैं यहाँ पर डिटेल इसको कर देती हूँ। डाटा विश्लेषण का प्रकार जिसका उद्देश्य है जानना है कि यह कैसे होगा। देखिए फ्यूचर को जानने के लिए क्या होता है, प्रिडिक्टिव होता है और प्रिस्क्रिप्टिव होती है, याद रखना। फ्यूचर को जानने के लिए क्या होगा, इसको जानने के लिए प्रिस्क्रिप्टिव होता है और प्रिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव होता है। ठीक है, जबकि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक होता है, ये क्या हुआ, ठीक है, इट हैपन इन पास्ट में क्या हुआ, इसको जानने के लिए डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक होता है। क्या हुआ और क्यों हुआ, इसको जानने के डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, हाउ विल इट हैपन, क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हम क्या प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होगा, यानी व्हाट विल लाइकली हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, इसको जानने के लिए प्रिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव होता है। इस क्वेश्चन पे आता है निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसमें से नहीं है, तो आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग है, ये प्रोबेबिलिटी में नहीं आता, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अभिलेख या परिदर्शी द्वारा घटना का विवरण है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहीं से आपको पकड़ना था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये जो आई विटनेस जो अपने आंखों के द्वारा देखा गया। तो जाहिर सी बात है क्या है, प्राथमिक स्रोत है, मैंने भी कल ही आपसे इस क्वेश्चन पे चर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डाइजेस्टिव जूस फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस आर। अब यहाँ पर देखिए रेनिन और पेप्सिन को माना है, यहाँ पर क्या है, कॉमन कर दिया, लेकिन यहाँ पे रेनिन और पेप्सिन को, वैसे सभी क्वेश्चन यहाँ पे कॉमन कर दिया गया इसमें क्वेश्चन। डाइजेस्टिव जूस आपका, गैस्ट्रिक जूस आपके रेनिन और पेप्सिन किस में पाए जाते हैं, अमाशय में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, टाइलिन आपका कहाँ पाया जाता है, टाइलिन आपका उसमें पाया, आपका जीभ में पाया जाता है, टाइलिन लार लार में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉमन को क्वेश्चन को कॉमन कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में, कोमल आटे से बना डोनेट ज़्यादा वसा अवशोषित करता है, दृढ़ आटे से तैयार डोनट की अपेक्षा।
देखिए ये तो सही आंसर है। देखिए जितना आटा कड़ा होगा उतना तेल कम से होगा, इसीलिए पूड़ी के लिए कड़ा आटा कड़ा होता है। ठीक है, अत्यधिक तोड़ मरोड़ से आटे में निर्मित ग्लूटन वसा अवशोषण कम करता है अपेक्षा उस आटे के जिसमें ग्लूटन का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर है असत्य है, जबकि इसमें जो ए है वो सही है, यानी तोड़ मरोड़ से आटे में निर्मित ग्लूटन वसा का अवशोषण कम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि जो कड़ा आटा होगा वो वसा को कम अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रबंधन का सिद्धांत संघ में शक्ति। देखिए मैंने थ्योरी पढ़ाया हुआ है, आप हमारे मैनेजमेंट थ्योरी पे जाएंगे, चाहे आपके नेट के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका दर भी आता है। देखिए यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो ये पूरी थ्योरी वहाँ से पढ़ डालिएगा, वहाँ पे मैंने डिटेल किया हुआ है। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इन यूनियन देयर इज अ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज, इसी को बोलते हैं जो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी एस्पिरिट डी कॉर्प्स को हम क्या जानते हैं, यूनियन देयर स्ट्रेंथ यानी एकता में मजबूती होती है, ये थ्योरी में बताया गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की थ्योरी में। अब यहाँ पे वायलेट कलर इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कौन बैगनी रंग कौन देने काम करता है, एंथोसाइनिन है। दूध में मौजूद प्रमुख कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, लैक्टोज के रूप में होता है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, 100 ग्राम में 40 ग्राम आपका प्रोटीन होता है। अब परिरक्षक जो टमाटर सॉस को तैयार करने में कौन सा प्रयोग होता है, सोडियम बेंजोएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौढ़ पुरुष और महिला की ऊर्जा आवश्यकता संदर्भ पुरुष संदर्भ महिला पर आधारित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रौढ़ावस्था के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता ऊर्जा के लिए नष्ट हुए ऊतकों के प्रतिस्थापन के लिए तथा शारीरिक क्रियाओं के रखरखाव के लिए। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई अंतर इस तरह से नहीं दिया गया है, इस चीज़ को ये नीचे कारण में नहीं क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे तो है अलग अलग, पुरुष का अलग होता है, महिला का अलग होता है, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या दे रहा है, प्रतिस्थापन के लिए, शारीरिक क्रियाओं के रखरखाव के लिए। सेंटेंस ही गलत सही नहीं लग रहा है, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि एक इसमें एक सही है। 96 में आपका 25 ग्राम पर डे आईसीएमआर के द्वारा 25 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए, फैट देना चाहिए किसको, एडल्ट वुमेन को। जो मॉडरेट वर्कर है उनको 25 ग्राम फैट देना चाहिए। देखिए एटीपी क्लासिफिकेशन डिजायरेबल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, देखिए 200 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे विच फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन बार्ले गार्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट। अब देखिए यहाँ पे टोकोफेराज टोकोट्रियॉन्स, ये जो हमारे लाल और पीले फल और सब्जियां पाए जाते हैं उसमें टोकोट्रियॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका टोकोफेरॉल भी है आपका, ये दोनों क्या होते हैं, ये कैंसर से बचाव के लिए ये इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका अरेंज द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयरन कंटेंट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको एक इन बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है, तो सबसे कम में आप पालक में जाएंगे, फिर उसके बाद आपका ग्राउंड नट मूंगफली पे जाएंगे, फिर इसके बाद गुड़ में पाया जाता है, फिर इसके बाद बाजरा में पाया जाता है, और लास्ट में सोया फ्लोर में पाया जाता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। नेक्स्ट आपका एनीमिया कॉज्ड बाई, अब देखिए विटामिन B12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है। ठीक है, और एक हीमोलिटिक एनीमिया ये भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आरबीसी होती है वो नष्ट हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, हीमोलिटिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है विटामिन B12 और फोलेट की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B12 और फोलेट की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, मैंने आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया। आशा करती हूँ कि इससे काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा, और ये जो भी क्वेश्चन आपको और डिटेल पढ़ना हो तो आप खुद से आप बुक उठाइए और अपने से इन सबको और डिटेल पढ़ना हो आप पढ़ डालिए, जिससे सारी बातें आपको समझ में आ जाए, और अदर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसी उम्मीद से इस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ। और ये हमारी वीडियो जिसको मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया, आशा करती हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। यदि कोई कमियाँ होगी तो हमें शेयर करके ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और कुछ भी आप ऐड करना हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।